एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर नेताओं को उनकी रात की नींद उड़ गई है। दिन का चैन लुट गया है। सोते जागते बस यमुना की फिक्र अब सता रही है। छठ पूजा आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने यमुना किनारे डेरा डाल दिया है। बीजेपी का सवाल है कि क्या दिल्ली में यमुना को साफ रखना केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं, तो आम आदमी पार्टी इस बात पर बीजेपी को घेर रही है कि हरियाणा से गंदगी छोड़ने के वो जिम्मेदार नहीं है। और कुछ इलाके यूपी के भी आते हैं। यमुना के प्रदूषण पर जब केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय से जवाब मांगा गया तो उन्होंने हरियाणा के माथे दोष मढ़ दिया। यमुना पर दिल्ली में सियासत की गंगा बह रही है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का आरोप है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा यमुना नदी को गंदा कर रहे हैं। दोनों राज्यों से यमुना नदी में झाग रोकने के लिए अपनी कार्यप्रणाली के सुधार का आग्रह किया है। देखिए, जहां पर यमुना नदी में झाग और फोम नजर आ रहा है वो ओखला बराज का इलाका है। ओखला बराज का वो इलाका यूपी इरिगेशन विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन आता है, उनकी मेंटेनेंस का और उनकी साफ सफाई का जिम्मा है वहां पे। लेकिन यूपी इरिगेशन विभाग और यूपी सरकार पूरी तरीके से हर साल की तरह इस साल भी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 155 एमजीडी यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। लगभग 105 एमजीडी यमुना नदी का हरियाणा से आता है और 50 एमजीडी गंगा नदी का यूपी से आता है। शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से होता है, वो आके ओखला बराज पे मिलता है। और ओखला बराज पे इस जो पानी आ रहा है यूपी हरियाणा की ओर से, इसमें इतनी गंदगी पाई जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जा रहा है, अनट्रीटेड डिटर्जेंट पाया जा रहा है, गंदगी, पल्यूटेंट्स, अमोनिया पाया जा रहा है कि उसकी वजह से झाग उत्पन्न हो रही है। ये दिल्ली का जो आप कहें वाटर पोल्यूशन है या पानी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, नहीं है। ये तो यूपी और हरियाणा सरकार का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल यमुना का जो हाल है उससे छठ व्रतधारी बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज जो है वो अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उदय होते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोग यमुना नदी में भी आने को मजबूर हैं, लेकिन साफ सफाई के लिए जो सरकारें हैं वो मात्र एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की और कहीं ना कहीं भाजपा की, तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं यही आरोप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि छठ के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं यमुना को साफ रखने की कोशिश की जा रही थी, मगर साफ की जो सफाई की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही। और यहाँ तक कि अब बिल्कुल राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोग भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से अब सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से कह सकते हैं यमुना घाट को जो साफ सफाई होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही है। जहरीले झाग देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान होती नजर आ रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं सीकड़ा जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर फोड़ रही है और दिल्ली सरकार जो अपना बचाव करके सीधे सीधे भाजपा के ऊपर निशाना साध दिया। क्योंकि यूपी के अंदर की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो पानी जो है वो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के द्वारा आता है, वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के कह सकते हैं यूपी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी, सरकारों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वहां से जो जहरीले झाग छोड़े जा रहे हैं या फिर वो जो पानी छोड़ा जाता है उसके द्वारा जो झाग आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आते हैं और उसके बाद में यमुना जो है वो गंदी हो जाती है। तो दिल्ली सरकार जो अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपना बचाव करते हुए दिल्ली सरकार के ऊपर टिकड़ा फोड़ रही है। मगर दोनों ही सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जब यमुना चलती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा से चलती है और उसके बाद में यूपी होते हुए दिल्ली के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें तो हर तरीके से व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है वो सरकारों की बनती है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या दिल्ली सरकार हो। मगर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें पूर्वांचल के लोगों की जो छठ मनाएंगे, यानी कि आज शाम को जिस तरीके से अर्घ दिया जाएगा, सुबह दिया जाएगा अर्घ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से छोटे छठ घाटों को जरूर अनुमति दी गई है और यहाँ तक कि बड़ी जो यमुना है वहां पर अनुमति नहीं दी गई है। मगर उसी को लेकर लगातार राजनीति भी होती नजर आ रही है। और कहीं बात करें जिस तरीके से कल गोपाल राय के जिस तरीके से परीक्षण किया कह सकते हैं प्लाज्मा डेयरी जाकर, और यहाँ तक कि कालका जी की जो कह सकते हैं विधायक है आतिशी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुआयना किया गया। लगातार जो व्यवस्थाएं थी उनको भी चेक किया गया।
टेंट वगैरह की व्यवस्था हो, सीसीटीवी की व्यवस्था हो, मोबाइल वैन की व्यवस्था हो, तो लगातार सभी व्यवस्था को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं खास तौर पर यमुना नदी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ी राजनीति होती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों के अंदर इसको भी शामिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हुए नजर आएंगे। जी इसी के साथ राजीव, देखिए ये बात ठीक है कि दोनों सरकारों की ही इसमें गलती है और जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिम्मेदारी भी तो इन्हीं सरकारों की है ना। अगर दिल्ली में यमुना इस तरीके से गंदी हो रही है, अगर यमुना में झाग है, जहरीली हो रही है, तो सीधे तौर पर ये दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है, केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसको जल्द से जल्द साफ करे, क्योंकि पूरे दिल्ली वासियों को पानी भी यहीं से जाता है पीने के लिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हरियाणा से जब पानी चलता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आता है, क्योंकि जिस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए, दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि हम जमुना का पानी जो है वो पीने योग्य बना रहे हैं। और तो पीने योग्य जब सोचिए जब अर्घ नहीं दिया जा सकता, उसके अंदर रह के कहीं ना कहीं पूजा पाठ नहीं की जा सकती, तो वो अर्घ किस काम का। और कहीं ना कहीं जो पीने के लिए पानी जो आता है वो भी कहीं ना कहीं यमुना के द्वारा आता है, तो कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से साफ किया जाता है। मगर यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों की बनती है, हरियाणा की भी बनती है, यूपी की भी बनती है और दिल्ली सरकार की भी बनती है। और जो हरियाणा और यूपी के अंदर जो सरकार है वो भाजपा की है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने से अच्छा है कि पहले दोनों ही सरकारें अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे कि हरियाणा से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसके अंदर कितनी सफाई है ये हरियाणा निश्चित करे, यूपी के अंदर भी यही सुनिश्चित किया जाए कि उसके यहाँ से पानी कितना छोड़ा जाता है तो जिसके अंदर कहीं गंदगी कितनी है वो सफाई रखे, ताकि दिल्ली के अंदर भी जो पानी आता है उसके बाद में दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको पीने योग्य बनाया जाए, उसके अंदर सफाई रखी जाए। तो तीनों ही सरकारों की जिम्मेवारी, यानी कि हरियाणा और यूपी की और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की, तीनों की जिम्मेवारी बनती है। मगर यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से अच्छा जाए, ये पहले अपनी जिम्मेवारी समझे और जनता के लिए कितने बड़े कार्य करने हैं वो समझे। मगर यहाँ पर छठ को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर पड़ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर सिर्फ अपना बचाव किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिम्मेवारी अभी भी दोनों ही सरकारों की बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या और राज्यों की सरकार हो, मगर सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, ताकि जनता जो है कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को रखते हुए ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग करती है। क्योंकि अब यूपी के अंदर भी चुनाव है, 5 राज्यों के अंदर, हरियाणा के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं जनता समझती है कि किस नेता को उन्होंने चुनना है, किसको वोटिंग देनी है, किसको अधिकार देना है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि सरकारें जो है वो अपने तरीके से नियमों का पालन करें और जनता के लिए जिस तरीके से वो बैठे हैं उनके लिए कितनी सुविधाएं कर पाते हैं ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार यही हाल गंगा का, माफ कीजिएगा, यमुना का देखने को मिल रहा है। आज किस तरीके के हालात यमुना के हैं, क्योंकि लगातार जो झाग है वो बढ़ता जा रहा है और जहरीली और ज्यादा ये यमुना होती जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें यमुना की तो यमुना के अंदर बिल्कुल बड़े जो छठ घाट है उनमें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आईटीओ की बात करें, पुराने जो इसके लोहे के पुल की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मगर भाजपा जो है वो बड़े छठ घाटों को तरफ जाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों के अंदर भी देखने को मिला कि 2 से 3 दिनों के अंदर परवेश वर्मा की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं वो यमुना के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी समझा रहे थे कि आप आइए यहाँ पे छठ मनाइए। मगर कहीं ना कहीं जब दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट गाइडलाइन के चलते भी कहीं ना कहीं छठ घाटों को मना कर दिया गया है तो उसके अंदर जाने की अनुमति किसी के लिए नहीं है। मगर सफाई की व्यवस्था की बात करें तो जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की है। मगर यहाँ पर बात करें एक जिम्मेवारी और बनती है वो है निगम की। मगर निगम के अंदर भी कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप के ही दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूर्व मेयर जयप्रकाश से बात की गई थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना सारा जो ठीकरा था वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर फोड़ दिया क्या, दिल्ली सरकार को विफल बता दिया। मगर दिल्ली सरकार जो है कह सकते हैं राघव चड्ढा के द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि जो हरियाणा सरकार है यानी भाजपा की सरकार है और यूपी की सरकार है वो विफल है क्योंकि वो सुविधाएं नहीं कर पा रही है, साफ सफाई नहीं कर पाई। तो मगर सीधे सीधे कहे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा अपनी पहले जिम्मेवारी समझे और जिम्मेवारी के साथ साथ यमुना को साफ रखने की जो हर साल की जो कवायद होती है, यानी कि बड़े बड़े टेंडर पास किए जाते हैं सफाई के लिए, वो टेंडर का पैसा जो है वो कहाँ जाता है ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर यमुना को किस तरीके से साफ रखा जाए ये सबसे बड़ा सवाल है और जनता भी यही चाहती है कि अगर उनका जो मेहनत का पैसा होता है यानी टैक्स के द्वारा जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं इन जगह पर इस्तेमाल किया जाता है तो उन पैसों का इस्तेमाल भी किया जाए। मगर सिर्फ कागजों के अंदर जरूर इस्तेमाल किया जाता है, जनता के लिए अभी तक कोई भी कार्य होता नजर नहीं आता है। जी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष है राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता भी है, वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो तमाम जो गंदगी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आई है। लेकिन उनको तो ये होना चाहिए उपाध्यक्ष के तौर पर कि जल्द से जल्द यमुना की सफाई की जाए ताकि जो दिल्लीवासी हैं उनको ज्यादा बीमारियां न जकड़ सके।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, तो जल बोर्ड के अधिकारी भी हैं और वो दिल्ली सरकार के भी कहते हैं बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आरोप लगाने से अच्छा है पहले वो अपनी सुविधाएं भी देखें, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर यमुना का पानी आता है तो कहीं ना कहीं उसको पीने योग्य भी बनाया जाता है। तो अगर इसी तरीके से झाग आते रहेंगे तो पीने योग्य भी नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं उसके लिए सुविधाएं कितनी होनी चाहिए, यानी कि छठ से पहले भी इंतजाम करने जो किए जा सकते थे, मगर वो इंतजाम कहीं ना कहीं नाकाफी देखने को मिले। मगर यहाँ पर बात करें पीने योग्य पानी की, तो कहीं ना कहीं जल बोर्ड के द्वारा कहीं ना कहीं जनता तक पानी पहुंचाया जाता है, तो हर घर के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं बड़े कदम होने चाहिए थे। और जिस तरीके से अगर यमुना के कह सकते हैं हरियाणा की तरफ से अगर जहरीला पानी आ रहा है तो उसको सफाई की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी बनती है, और दिल्ली सरकार इस परेशानी से बचने के लिए कहीं ना कहीं यूपी सरकार की बात करें या फिर हरियाणा सरकार की बात करें तो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कहीं ना कहीं वो अपने पहले ये जिम्मेवारी सुनिश्चित करें कि उन्होंने दिल्ली के अंदर रहकर किस तरीके से कार्य करने हैं और दिल्ली की जनता को पानी पीने योग्य किस तरीके से देना है वो सुनिश्चित करें। मगर यह बात करें यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की, तो बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी के द्वारा हो, आदेश गुप्ता के द्वारा हो, या फिर प्रवेश वर्मा के द्वारा हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हो, राघव चड्ढा के द्वारा हो। मगर यहाँ पर सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता के लिए कहीं ना कहीं कार्य नहीं किया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है दोनों ही सरकारों की, चाहे वो हरियाणा की हो, यूपी की हो, दिल्ली की हो, मगर जिम्मेवारी से सभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब में जब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं तभी से लगातार सीएम बड़े बड़े फैसले लेते जा रहे हैं और इसी कड़ी में चन्नी सरकार ने अहम फैसलों पर मुहर कल फिर लगाई है। सीएम ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देउल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी सूचना गवर्नर को भेजी जाएगी और कल पंजाब में यानी आज पंजाब में नए एजी की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। उससे पहले शाम को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें राज्य के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। चुनाव को देखते हुए जनता के हित के कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है और इसके अलावा पंजाब सरकार ने रेत माफिया पर नकेल कसने की नीति भी तैयार कर ली है। सीएम ने कहा कि अब हर खड्डे पर रेत का मूल्य 5 रुपए 50 पैसे प्रति क्यूबिक फुट होगा। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 36,000 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 36,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, प्राइवेट दे भी मिनिमम वेज है जेडे। इसी खबर पर पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर देवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं और एक बार फिर से कच्चे कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है और उन्हें पक्का करने का फैसला कर लिया है, जिस पर हम कल लगातार बात भी कर रहे थे। इसी के साथ रेत माफिया पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। जो उनकी बैठक थी उसमें क्या कुछ खास रहा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पंजाब के ये दो सबसे बड़े मुद्दे कहा जा सकता है इनको, जो कल कैबिनेट में जिनका कल निर्णय हुआ है। एक तो कच्चे कर्मचारियों का, आपने देखा होगा कि कच्चे कर्मचारी जो है लगातार पिछले 4.5 साल से पक्के करने को लेकर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो गृह जिला है पटियाला, वहां पर कई बार जो पुलिस के शासन की झड़प भी देखने को मिली है, जिसके बाद सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हुई है। तो ऐसे में और जो प्रदर्शन है वो चंडीगढ़ तक कच्चे कर्मचारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव तक कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही थी। और आपने देखा होगा कि जगह जगह पर एक
और चलन है प्रदर्शन करने का, खासतौर पर कर्मचारी वर्ग में, वो ये कि पानी की टैंकियों पर चढ़ जाते हैं। वो एक काफी ये कहेंगे खतरनाक साबित हो सकता है, और ऊंची बिल्डिंगों पर ये कर्मचारी जो है चढ़कर प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पिछले ये कहीं के 4.5 साल से भी अधिक समय से नॉक किया जा रहा था सरकार के दरवाजे पर, वो अब दरवाजा खुला है। यानी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का एक ऐलान जो है वो कल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं मुख्यमंत्री की। मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, और क्योंकि विधानसभा का सेशन जो है वो चल रहा है, यहाँ पर बिल आकर ये जो कानून है इसको बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक राहत है, क्योंकि 36,000 कर्मचारी जो है वो सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ ही जुड़ी है पंजाब कांग्रेस की राजनीति, जो कि विधानसभा चुनाव में उसको फायदा पहुंचा सकती है। एक बड़ा फैसला जो है वो इसको कहा जा सकता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो रेत का जो रेट है वो काफी कम किया गया है, क्योंकि 9 रुपये था, उससे घटाकर इसको 5-5.5 रुपये तक अगर लेकर आती है चंदी सरकार, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो पंजाब के लोगों को मिलने वाली है इस फैसले से। क्योंकि आपने देखा होगा कि रेत और बजरी के जो रेट थे पंजाब में, वो काफी ज्यादा समझे जा रहे थे, और लगातार एक मांग की जा रही थी। और खास तौर पर इसी की आड़ में कहीं ना कहीं रेत माफिया जो है वो पनपा हुआ था। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कल साथ भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की है। वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि रेट जो है वो फिक्स कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब वो मंत्री थे तो माइनिंग पॉलिसी भी एक लेकर आए थे। हालांकि वो ठंडे बस्ते में चली गई थी, क्योंकि सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन उसमें यही था कि रेत जो है उसके यदि रेट फिक्स कर दिए जाएं, तो रेत से जो राजस्व है वो उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है सरकारी खजाने में, और साथ ही लोगों को सस्ती रेत मिलेगी, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी। अभी तक जो रेत का पैसा है वो रेत माफिया की जेबों में जा रहा है, जिससे लोगों को और जो सरकार है उसके खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में एक फैसला जो है वो लिया गया है। इससे सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिलेगी। तो महत्वपूर्ण 2 मुद्दे जो हैं उनको हल किया गया है, और पेट्रोल और बिजली के बाद तीसरा जो रेत सस्ती की है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो सरकार के इन फैसलों से मिल रही है लोगों को। बिल्कुल, राहत जनता को मिल रही है कुलबीर जी। और देखिए, कल जिस तरीके से विधानसभा का सत्र होगा, उसमें जो बातचीत होगी, चर्चा का कल है, जो सत्र है कल उसमें चर्चा होगी। तो अब जिस तरीके से पहले ही सीएम ये कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं 3 और ऐसे प्रस्ताव बनाए जाएंगे जिसको कल लाया जाएगा, और बाकी उन पर चर्चा भी होगी। क्या लगता है कल कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं? क्योंकि लगातार जो 4 बड़े मुद्दे थे, अब हम कह सकते हैं कि बिजली, पेट्रोल डीजल का मुद्दा सबसे बड़ा था, और रेत माफिया, और जो कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा था, ये बहुत बड़े मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं हल होते दिखाई दिए हैं। अब बात बेअदबी के मुद्दे पर टिकती है। क्या लगता है कि क्या उस पर भी कोई फैसला जल्द हो सकता है? देखिए, बेअदबी के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाए थे, खासतौर पर जो डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई थी, क्योंकि मुख्य धारा में भूमिका जो है वो इन्होंने निभानी है इस दिशा में। तो लेकिन जो नियुक्तियां हुई थी उनसे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे, और उनको ये लग रहा था कि इससे इंसाफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंगुलियां जो है वो उठ रही थी इन दोनों नियुक्तियों पर, खासतौर पर इन मामलों में उनकी जो भूमिका रही है अभी तक। तो ऐसे में अब जिस तरह से एडवोकेट जनरल का कल इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया, और आज नया एडवोकेट जनरल जो है वो पंजाब को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐलान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल ही कर चुके हैं। उसके साथ ही डीजीपी को भी बदलने के लिए एक पैनल जो है वो, जैसे ही केंद्र सरकार से स्वीकृति आती है तो वो चेहरा भी बदला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू को थे दोनों नामों पर, क्योंकि वो बेअदबी के मुद्दे को काफी गंभीरता से उठा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इसका हल हो, और जो वादा किया था जनता के साथ कांग्रेस ने वो पूरा हो। तो ऐसे में अब उम्मीद जरूर बंधी है कि नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनके प्रति सरकार संज्ञान ले रही है, और उस तरफ कदम बढ़ा रही है। और जहां तक आपने विधानसभा के सेशन में प्रस्ताव लाने की बात की है, तो एक बीएसएफ का मुद्दा है,
कृषि कानून है, महंगी बिजली जो मिल रही थी पंजाब में, खासतौर पर वो निजी थर्मल प्लांट जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स जो हुए थे, वो उसमें काफी ज्यादा प्रावधान ऐसे थे जिसमें सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है और खासतौर पर जो जनता है उसकी जेब भी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो उन पर भी प्रस्ताव जो है वो लाए जा सकते हैं और क्योंकि ये विधानसभा सेशन जो स्पेशल सेशन है और ये बीएसएफ के मुद्दे पर बुलाया गया है और बीएसएफ का मुद्दा यही है कि बीएसएफ का जो दायरा पंजाब में भी बढ़ाया गया है उसका विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा। और आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी और उस कहीं ना कहीं विधानसभा सेशन बुलाने की भी एक मांग जो है वो उठाई गई थी और जिसको सरकार ने स्वीकार किया है। अब कल इस पर प्रस्ताव आ सकता है और प्रस्ताव में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक मांग जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जा सकती है प्रस्ताव के रूप में, जिसमें ये कहा जा सकता है कि फलां हित हैं जो पंजाब के जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा इस फैसले को वापस लिया जाए। कृषि कानून जो 3 कृषि कानून केंद्र द्वारा पारित किए गए हैं, लागू किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक खासतौर पर राजनीतिक बवाल का भी कारण बने हुए हैं और पंजाब इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में पंजाब की कल विधानसभा में इन बिलों के खिलाफ भी एक प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। मुंबई महानगर पालिका की ओर से अब कहा गया है कि कृत्रिम तालाब बनाने की मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए ये बातें कही गई है। पूजा स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती भी की जाएगी। कॉरपोरेशन का कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए। मुंबई में रहने वालों के लिए छठ पर्व के दौरान थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बीएमसी का नया आदेश इसका कारण है। माया नगरी मुंबई में छठ पूजा को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इस बार समुद्र के किनारे लोग त्योहार नहीं मना सकेंगे। बीएमसी ने समुद्र तट और नदी किनारे बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस तालाब और नदी किनारे बैनर लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। छठ पूजा के दौरान होने वाली भीड़ को रोकने के लिए बीएमसी ने ऐसी रोक लगाई है। हालांकि अब इसमें बदलाव करते हुए कृत्रिम तालाब में इस पूजा को मनाने की अनुमति दे दी गई है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखकर उत्तर भारतीय लोगों को पहले की तरह ही कृत्रिम तालाब का उपयोग करके छठ पूजा करने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार मुंबई कांग्रेस के प्रयासों की वजह से राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में छठ पर्व को मनाने की अनुमति दी है। या सगळा हिंदू मुस्लिम ख्रिस्त असं काही नाही आहे। फक्त कोविड-19 कोरोना हा काय विचारून येत नाहीये, सांगून येत नाहीये कुठल्या धर्माकडे जाऊ का कुठल्या जातीकडे जाऊ। त्यामुळे मनुष्यजात ही वाचली पाहिजे आणि त्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र या पद्धतीने करतात। याला राजकीय लोक जर वळण वेगळं लावत असतील पण तर त्यांनी लावावं। महानगरपालिका म्हणून आम्ही आमचं काम जे येणाऱ्या लोकांचं आगत स्वागत आणि त्यांना पुरवली जाणारी यंत्रणा ते आम्ही आमचं काम करणार आहोत। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर बीएमसी द्वारा कहा गया है कि अब भी कृत्रिम जो तालाब है वहीं पर रहकर जो छठ पूजा है वो की जाएगी, लेकिन बाकी समुद्र के किनारे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। किस तरीके से फिलहाल जनता इस फैसले को ले रही है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए छठ महापर्व का आयोजन हो रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जो है किसी तरह की जो है पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा उसके बाद सरकार ने कदम पीछे लिया और तमाम पाबंदियां लगा दी, जिसमें साफ तौर पे जिस तरह से समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे या नदियों के किनारे जो है छठ महापर्व का आयोजन किया जाता था उसको पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई है, वहां जाने के लिए मनाही कर दी है। लिहाजा मुंबई पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई पुलिस जगह जगह तालाब और नदियों और समुद्र के किनारे जो है इस तरह की बैनर लगा रही है कि समुद्र के किनारे आप तक उत्सव न मनाए।
खासकर महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप जो कृत्रिम तालाब बनाएंगे वहां 5 लोगों की उपस्थिति होगी। अगर गैदरिंग होती है तो इसके अलावा जो है मेडिकल की तमाम टीमें जो है वहां मौजूद रहनी चाहिए। खासकर आरटीपीसीआर या एनटीजी जिनकी जो टेस्ट होती है उनके तमाम कर्मचारी मनपा द्वारा तैनात किए जाएंगे। इसकी जो है कहीं न कहीं उत्तर भारतीयों में एक अलग से नाराजगी देखी गई, लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने या फिर बिहारी समाज के तमाम नेताओं ने या फिर उत्तर भारतीय तमाम नेताओं ने जो है राज्यपाल से मुलाकात की, महाराष्ट्र सरकार से मुलाकात की, इसमें जो है कहीं न कहीं ढील लिया जाए। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कृत्रिम तालाब बनाकर आप जो है छठ पूजा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन भीड़ वहां नहीं होने चाहिए, इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई। सत्यप्रकाश, ये जो कृत्रिम तालाब है क्या ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं या फिर जनता को खुद ही कहीं ना कहीं इनको बनाना होगा? और अगर सरकार द्वारा बनाए गए हैं तो पूरे मुंबई में कितने कृत्रिम तालाब फिलहाल बना दिए गए हैं? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए शुरुआती दौर में मनपा द्वारा यह कहा गया था कि कृत्रिम तालाब जो बनाएगा वह कुछ संस्था द्वारा, यानी अगर कोई संस्था जो है छठ पूजा का आयोजन करती है तो वह खुद जो है कृत्रिम तालाब बनाएगी, बाद में उसको बुझाना भी उसी की जिम्मेदारी होगी, खासकर जो खर्चे लगेंगे वो भी उसी को देना होगा। तो इस तरह की जो है आयोजन किया गया था, लेकिन एक बार फिर से महानगर पालिका ने कदम पीछे लेते हुए कहा है कि कृत्रिम तालाब महानगर पालिका के खर्चे से बनेगा और महानगर पालिका ही उस तालाब को बुझाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था अब लगातार जगह जगह की जाए। हालांकि कई पंडालों में, कई मंडलों पर देखा गया कि लगातार इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई। कृत्रिम तालाब बनाने का काम कल से ही शुरू कर दिया गया। आज देर शाम तक माना जा रहा है कि पूरी तैयारी हो जाएगी। हालांकि आज शाम से ही जो है छठ महापर्व का जो पहला अर्घ्य होने जा रहा है उसकी जो पूरी तैयारियां मनपा द्वारा कर ली गई। कितने कृत्रिम तालाब फिलहाल बना दिए गए हैं सत्यप्रकाश? देखिए महानगर पालिका ने तो आंकड़ा तो नहीं दिया, लेकिन हर वार्ड के हिसाब से जो है कृत्रिम तालाब बनाएगी। हालांकि वार्ड में कितनी संख्या है उस हिसाब से कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा है। सबसे अहम बात की कृत्रिम तालाब बनाने के लिए भी बाकायदे जो है स्पॉट लोकेशन भी मनपा देख रही है कि ज्यादा भीड़ न हो, सुगमता से लोग छठ पूजा का पर्व मना सके। इस तरह की व्यवस्था जो है महानगर पालिका कर रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।